प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। अपन बात कर रहे हैं रीट भर्ती सेकंड लेवल के बारे में। विषय एसएसटी या सामाजिक अध्ययन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात कर रहे हैं। और आज अपनी बात होगी मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में अपन बात करेंगे मुगल राजपूत संबंध। तो देखिए, पहला आपका प्रश्न है, राजपूत राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की अकबर की नीति का पूरी तरह से परित्याग करने के उपरांत औरंगजेब ने राजपूताने में किस राज्यों के विरुद्ध लंबे समय तक युद्ध किया? तो उपयुक्त सभी के साथ में किया, मारवाड़, मेवाड़ और बूंदी के साथ में। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, आमेर की राजकुमारी के साथ अकबर का विवाह इस दृष्टि से अभूतपूर्व था। तो देखेंगे ऑप्शन इसके अंदर तीसरा है, तो यह एक स्वैच्छिक विवाह संबंध था जो कि राजपूत राजकुमारी के साथ मुस्लिम शासकों के बलात् संबंधों से भिन्न था। अब देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न, अकबर की राजपूत नीति के मुख्य तत्व क्या थे? तो अकबर की जो नीति थी उसके मुख्य तत्व है, यह देखेंगे, राजपूत प्रमुखों की मनसबदारों और सूबेदारों के रूप में नियुक्ति, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना और राजपूत राज्यों का पूर्ण स्वायत्तता तथा सुरक्षा प्रदान करना, यानी उपयुक्त सभी है इसके अंदर। अब चौथे नंबर का प्रश्न देखिए, अबुल फजल के अनुसार राणा प्रताप और अकबर के बीच निर्णायक युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? तो कहाँ पर लड़ा गया था? खमनोर के अंदर लड़ा गया था। अब देखेंगे 5वें नंबर का प्रश्न, हल्दी घाटी का तथाकथित युद्ध मुगलों के लिए निष्फल माना जाता है क्योंकि? इसके अंदर जो है ये देखिए, चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ पर राणा प्रताप का शासन कायम रहा। मेवाड़ को पूरी तरह विजित नहीं किया जा सका। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। अब देखिए 6ठे नंबर का क्वेश्चन, औरंगजेब की राजनीतिक विवेकहीनता की परिकाष्ठा थी क्या थी? मारवाड़ का मुगल साम्राज्य में विलय का प्रयास। 7वां प्रश्न देखिए, औरंगजेब के किस आधार पर मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया था? तो किस आधार पर किया गया था? मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह का निसंतान निधन हो जाना। अब देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए, वह कौन वीर राजपूत सेना नायक था जिसने औरंगजेब के आक्रमण से मारवाड़ की क्या करी थी? रक्षा। तो कौन है? दुर्गा दास। अब 9 नंबर का प्रश्न है, ये है, देखिए, बाबर को किस युद्ध में कलंदर की उपाधि है ये दी गई थी? तो बाबर को पानीपत के प्रथम युद्ध में कलंदर की उपाधि दी जाती है। 10वें नंबर का प्रश्न, बाबर द्वारा विभिन्न राज्यों से सीखे गए युद्ध कौशलों के युग्मों में सही सुमेलित है? तो ये है उपयुक्त सभी। इसने उज़्बेकों से तुलगमा पद्धति यानी व्यू रचना सीखी, मंगोल व अफगानों से व्यू रचना सीखी और ईरानियों से बंदूक का प्रयोग सीखा। अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न, किस युद्ध में भारत में पहली बार तोपों एवं बंदूकों का प्रयोग किया गया? तोपों एवं बंदूकों का प्रयोग किया गया। तो ये है 1519 के बाजौर के दुर्ग पर आक्रमण के समय किया जाता है बाबर के द्वारा। 12 नंबर का प्रश्न है, 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपको पता है, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। अब देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन, दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपें रख कर चलाने की पद्धति है, ये क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी? उस्मानी पद्धति कहलाती थी। अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, यह पानीपत वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो पानीपत है वर्तमान में कहाँ स्थित है? हरियाणा के अंदर स्थित है। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, पेटीकोट शासन में कौन शामिल था? तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। धायमा महाम अनगा आदम खां महाम अनगा का पुत्र था। जीजी अनगा, मुनीम अनगा और शिहाबुद्दीन अहमद आदि सभी के सभी किसमें शामिल थे? पेटीकोट शासन में शामिल थे। 60 से 62 तक का समय है, ये अकबर है, यह इनके अधीन शासन करता है।
नेक्स्ट देखिए 16 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से अकबर के शासन के समय तथा उसकी राजधानियों को असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म है ये अपने को देखना है। तो असुमेलित युग्म है 1599 से 1605 मैसूर। मैसूर में इनकी राजधानी नहीं रही मुगलों की, मैसूर दक्षिण में है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न, अकबर का जोनाथन कहलाता है। अकबर का जोनाथन कौन कहलाता है साहब? तो 17 नंबर का क्वेश्चन है अबुल फजल। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, तानसेन का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो किस स्थान से है? ग्वालियर से है। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, टोडरमल का जन्म स्थल है। तो टोडरमल का जन्म स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? वो पानीपत का द्वितीय युद्ध है ये कब हुआ था साहब? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। 21 नंबर का प्रश्न, किस विदेशी यात्री के अनुसार राजपूतों में सती प्रथा का बहुतायत से प्रचलन था? तो कौन कहता है? ये कहता है साहब विथिंगटन। कौन कहता है? 21 नंबर में चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विथिंगटन। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, दारा सिक्कों का भाग्य निर्माता कौन सा युद्ध बना? तो भाग्य निर्माता कौन सा युद्ध बना? दारा सिक्कों का सामूगढ़ का युद्ध। अब देखिए 23 नंबर का प्रश्न, औरंगजेब के चरित्र की मुख्य कमजोरी थी। औरंगजेब के चरित्र की मुख्य कमजोरी अविश्वासी उसका होना। 24 नंबर का प्रश्न, सामान्यतः राजा बनने वाले सैयद भाइयों का युग्म कौन सा है? तो देखिए राजा बनाने वाले सैयद भाइयों का युग्म है ये पूछ रखा है। किंग मेकर इन्हें कहा जाता था। उत्तर मुगल काल की ये बातें हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा हुसैन अली व अब्दुल्ला खां। नेक्स्ट देखिए अपना है मध्यकालीन भारत है, इसकी आर्थिक व्यवस्था है ये अपन देखेंगे। देखिए मध्यकालीन भारत की आर्थिक व्यवस्था के बारे में अपन पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये बनेंगे यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन आपका है, सल्तनत काल में आयात की प्रमुख वस्तुएं थी। उपयुक्त सभी, घोड़ा, जरी, रेशम के कपड़े, सोना और चांदी। 2 नंबर का प्रश्न है, सल्तनत काल में इनमें से भूमि नाप की इकाई क्या थी? तो क्या थी? मसहत थी। अब देखेंगे 3 नंबर का प्रश्न, शाही मुकुट का हर मोती गरीब किसानों के अश्रुपूर्ण नेत्रों से गिरे आंसू से बना खून है। ये कथन किसका है? तो एक कथन है अमीर खुसरो का कथन है। चौथा नंबर देखिए, हिंदुओं के पास सिर्फ इतना छोड़ना चाहिए कि एक तरफ न तो वे अपने धन के नशे में आएं और दूसरी तरफ न ही गरीब होकर अपनी जमीन तथा खेती छोड़कर भाग जाएं। ये कथन किसका है? ये कथन है अलाउद्दीन खिलजी का। इंपॉर्टेंट कथन है, अभी इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान में रखना है। 5 नंबर का प्रश्न, बाजार नियंत्रण व्यवस्था हेतु निम्न में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त किया गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। तो उपयुक्त सभी है, सायना मंडी, बरीद मंडी, ये नियुक्त किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नहरें बनाने वाला पहला सुल्तान है ये कौन सा है? तो गयासुद्दीन तुगलक है साहब। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, बड़े खजाने से बेहतर है जन कल्याण, ये किसका मूल मंत्र था? तो ये मूल मंत्र था फिरोज तुगलक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, फिरोज तुगलक के समय रजब वाह तथा उलूग खां क्या थे? तो ये आपका जो है ये 8 नंबर का प्रश्न है, ये यमुना से निकाली नहर। नेक्स्ट है 9 नंबर में देखिए, किस शासक के समय रजिया एक अलग टैक्स किस शासक के समय किस शासक के समय जजिया एक अलग टैक्स बन गया था? तो किस शासक के समय? फिरोज तुगलक के
समय। 10वां प्रश्न है, सल्तनत काल में गांव में भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी है, ये क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? 10वें नंबर के प्रश्न में आ जाएगा आमिल। अब देखिए 11वें नंबर का प्रश्न है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो हिंदू विधि द्वारा मान्य कर है उपज का छठा भाग। 12 नंबर का प्रश्न, प्राचीन काल में तौल की सबसे छोटी इकाई है, ये कौन सी थी? तो रत्तिका सबसे छोटी इकाई थी। अब देखिए कागज का निर्माण सर्वप्रथम पहली शताब्दी के लगभग किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? चीन के अंदर हुआ था। अब देखिए 14 नंबर पे, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत अधिकारियों को नियत की गई भूमि के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किया गया है एकता के लिए किया गया है। अब देखिए प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कदम था, तो क्या था महत्वपूर्ण कदम? मूल्य नियंत्रण। 16 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक व्यापारिक केंद्र को मुगलों ने एक समुद्री बंदरगाह के रूप में प्रयोग नहीं किया? तो 16 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें कौन सा बंदरगाह नहीं प्रयोग किया गया? खट्टा प्रयोग नहीं किया गया। अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न था। अब 17 नंबर का प्रश्न देखिए, फिरोज तुगलक के पास गुलामों की संख्या लगभग कितनी थी? तो कितनी थी? 1,80,000। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत काल में लगान व्यवस्था में दोष रहा था, तो लगान व्यवस्था में क्या दोष रहा था? उपयुक्त सभी है, यानी ठेके पर कर की वसूली, पैमाइश के अनुसार कर निर्धारण और भूमि की पैमाइश न करना। 19 नंबर का प्रश्न है, इतिहास में पहली बार राज्य की ओर से सिंचाई सुविधा देना राज्य का कर्तव्य माना गया, यह मान्यता किस मुगल वंश के शासक के समय विकसित हुई थी? तो ये है किसके समय विकसित हुई थी? फिरोज तुगलक के समय विकसित हुई थी। अब देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है, ये है तुगलक वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार की थी? तो किसने तैयार की थी? 2 नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने। 21 नंबर का प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रारंभ प्रथा है, तो प्रारंभ जो प्रथा है ये कौन सी प्रथा है? उपयुक्त तो सभी आ जाएगा इसके अंदर। तो सोने का नया सिक्का दिनार चलाया, फसलों में चक्रावर्तन की पद्धति अपनाई और तकाबी ऋण है ये प्रदान किए। तो ये तकाबी ऋण है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका, तकाबी ऋण वाला, तो आपको ध्यान में भी रखना है, बहुत बार पूछ लिया जाता है तकाबी ऋण वाला क्वेश्चन। 22 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि विकास मंत्रालय स्थापित किया था? कृषि विकास मंत्रालय स्थापित किया था, तो किसने स्थापित किया था साहब? मोहम्मद तुगलक ने स्थापित किया था कृषि विकास मंत्रालय। अब देखिए 23 नंबर का प्रश्न, सुल्तान फिरोज तुगलक का सबसे दीर्घकालिक योगदान जिस कारण इतिहासकारों ने इसकी तुलना रोमन सम्राट अगस्टस से की है? तो 23 नंबर का प्रश्न है और इसमें है सार्वजनिक तथा सिंचाई निर्माण। 24 नंबर का प्रश्न है, खिदमती क्या है? तो यह पराधीन भारतीय प्रधानों से ली जाने वाली एक भेंट। 25 नंबर का प्रश्न, अपने समय की सबसे लंबी नहर जिसका अभी भी व्यवहार होता है और जो उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है, जिसका निर्माण है, ये किसने करवाया था? तो 25 नंबर में फिरोज शाह ने करवाया था। अब देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, तो 26 में अपन देखेंगे, उस मुस्लिम शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम स्वयं को खलीफा का नायब है ये घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा का नायब अपने आप को सबसे पहले घोषित कर दिया था। अब देखेंगे 27 नंबर का प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी के समय
इस्लाम धर्म अपनाकर दिल्ली के निकट बसे मंगोल क्या कहलाए? तो ये कहलाए नव मुस्लिम कहलाए। अब देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, तो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कर सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के काल में लेना शुरू हुआ था? तो ये उपयुक्त सभी हैं। तो देखेंगे सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करना, ग्रह कर और दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला चरई कर, यानी उपयुक्त सभी है। 29 नंबर का प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विकसित सराय ए अदल था, तो क्या था? निर्मित वस्तुओं के निर्यात व विदेशों से आने वाले माल हेतु विकसित बाजार। 30 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था व मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, तो किसने किया है? जियाउद्दीन बरनी ने किया है। 31 नंबर का प्रश्न देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने माल गुजारी का हक पेश किया था, तो माल गुजारी का हक पेश है, यह कितना किया था? उपज के आधे भाग पर। 32 नंबर का प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन के उपायों से कौन सा वर्ग प्रभावित हुआ? तो उपायों से कौन सा वर्ग प्रभावित हुआ? यह मुकदम तथा व्यापारी। 33 नंबर का प्रश्न, अराग हट क्या था? तो अराग हट है ये पानी के ऊपर उठाने का एक तरीका था, पानी को ऊपर उठाने का तरीका था। 34 नंबर का प्रश्न, तुर्कों ने कपड़ा उद्योग में कौन सी नई तकनीक प्रारंभ की थी? तो कौन सी नई तकनीक प्रारंभ की थी? 34 नंबर का प्रश्न इसमें है दुनिया। दुनिया ये क्या था? रुई को पीनने वाला होता था। अब देखेंगे 35 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्व को कठोरता से वसूल करने के लिए किसने दीवान मुस्त खराज नामक विभाग की स्थापना करी थी? तो दीवान मुस्त खराज नामक विभाग की स्थापना है, ये अपने को देखनी है, तो किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्त खराज विभाग की स्थापना की थी। 36 नंबर का प्रश्न, 35 नंबर का प्रश्न अपन ने देख लिया। अब देखिए 36 नंबर का प्रश्न, किस तुगलक शासक ने एक नया विभाग दीवान ए कोही की स्थापना करी थी? तो दीवान ए कोही की स्थापना है, ये कौन करता है? देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, ये करता है आपका मोहम्मद तुगलक। 37 नंबर का प्रश्न देखिए, फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर की दर क्या थी? तो 37 नंबर का प्रश्न है, ये है 1/20। 38 नंबर का प्रश्न है, उस शासक का नाम बताइए जिसने कृषकों से केवल अनाज के रूप में भू राजस्व वसूलने का आदेश दिया। इस नीति को अपनाने वाला वह अलाउद्दीन खिलजी के बाद दूसरा शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद में दूसरा शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। 39 नंबर में देखिए, 39 नंबर में अपन देखिए सल्तनत काल में तुजार ए खास से क्या अभिप्राय है? तो तुजार ए खास से है व्यापारियों का एक विशेष समूह होता था। निम्न में से सत्य कथन है, ये आपको देखना है, तो इसके अंदर उपयुक्त सभी सत्य कथन है। देखिए, सिंध गेहूं, सूती कपड़े आदि का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कश्मीर में शॉल, ऊनी कपड़े आदि प्रदेशों में भेजे जाते थे। बदायूं, बंगाल, बिदर, देवगिरी व बरन दास व्यापार के लिए जाने जाते थे। तो इसके अंदर सारे के सारे ये ऑप्शन सही है। 41 नंबर में देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन देखने हैं। तो इसमें घोड़ों का क्रय विक्रय दिल्ली, गुजरात, सिंध व बंगाल में होता था, और भारत के थल मार्ग से आयातित होने वाली वस्तुओं में घोड़े सबसे ज़्यादा प्रमुख थे। सत्य कथन है ये। और भारत का पश्चिमी देशों के साथ में संपर्क दो समुद्री मार्गों के साथ में, पहला जो है फारस की खाड़ी से, दूसरा लाल सागर से होता था। और तीसरा ऑप्शन है, ये दूसरा भी सही है, लाल सागर वाला मार्ग जो है मिस्र से होता हुआ जाता था, जो अदन और जिद्दा इसके प्रमुख केंद्र थे। तो यानी चारों के चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। अब देखिए
42 नंबर का प्रश्न, सल्तनत काल में आयात होने वाली वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी तो क्या था साहब? घोड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए 43 नंबर में, सल्तनत काल में भारत में नील उत्पादन के दो प्रमुख केंद्र थे तो कौन सा केंद्र था? लाहौर और बयाना। अब देखिए 44 नंबर में, नद्दाफी से क्या तात्पर्य है? तो नद्दाफी से है रुई बिनने वाला, रुई बिनने वाले पर लगाया गया कर। 45 नंबर में देखिए, कमीना, महीन, किरपास, सलाहटी से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है कपड़ों की ये प्रकार है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है साहब ये भी। 36 नंबर में देखिए, वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र, वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं तो देखेंगे आप बंगाल व गुजरात। 47 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, सिनाबफ से आप क्या समझते हैं? तो 47 नंबर के प्रश्न में जो है ये 1 नंबर का आपका हो जाएगा। सिनाबफ से आप क्या समझते हैं? तो बंगाल में प्रचलित कपड़े का एक प्रकार है जिसे अरब व्यापारी बहुत पसंद करते थे। सिनाबफ है ये, इसका अर्थ हो गया। अब देखिए 48 नंबर का प्रश्न है। 48 नंबर में देखेंगे, मल, मले खास, आबे रवा, शबनम व गंगा जल से तात्पर्य है तो ये मलमल के कपड़ों का क्या था? प्रकार था। 39 में देखिए, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर पटोला नामक रेशमी वस्त्र तैयार होता था। गुजरात। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी। 50 नंबर का प्रश्न देखें, वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांति मुसलमानों द्वारा लाए गए चरखे द्वारा संभव हुई थी। यह क्रांति किस शताब्दी में हुई थी? तो किस शताब्दी में हुई है? 14 से 15वीं शताब्दी में हुई है। 51 का जो प्रश्न है ये देखिए, महाकनक से क्या तात्पर्य है? तो महाकनक से तात्पर्य है ये है सर्वोत्तम प्रकार के स्वर्ण को महाकनक कहा जाता है। अब देखिए 52 नंबर का प्रश्न है। 52 नंबर का प्रश्न में देखिए आप, सल्तनत काल में चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र था, ये था बंगाल। 53 नंबर का प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में 3 सिक्के, टका, शेष धनी और जितल किन चीज़ों के बने हुए थे? तो 53 नंबर में देखेंगे चांदी और तांबा। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, दिल्ली सल्तनत की मुद्रा के मानवीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। 55 नंबर का प्रश्न देखें, सल्तनत कालीन तांबे के सबसे छोटे सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटे सिक्कों को क्या कहा जाता है? जितल कहा जाता है। 56 नंबर का प्रश्न है, जितल को और किस नाम से जाना जाता है? तो जितल को फलूस और पैसा के नाम से भी जाना जाता है। 57 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में प्रचलित सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तगमा कहा जाता था। सन 1329 और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में, तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो ये हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है 59 का, वह पहला तुर्क शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के हैं ये चलाए? तो कौन आ जाएगा? इल्तुतमिश है, ये आ जाएगा। अब देखिए, रजिया सुल्तान के सिक्कों पर क्या अंकित होता था? तो रजिया सुल्तान के सिक्कों पर रजीतुद्दीन अंकित होता था। 61 नंबर का प्रश्न है, भारत में मध्यकाल में देलीवाल का अर्थ क्या था? तो ये दिल्ली में व्यवसाय करने वाला एक जैन समूह था, जैन समूह था। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, 1 टक्का कितने जितल के बराबर होता है? तो कितने जितल के बराबर होता है? 48 जितल के बराबर होता है। नेक्स्ट अपन देखें, मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा क्यों प्रारंभ की थी? तो क्यों प्रारंभ की थी? इसने प्रारंभ की थी, वह पागल था, वह पागल था। आगे देखेंगे, आगे 64
एक मिनट भी। 63 नंबर का प्रश्न है, ये देखते हैं एक बार। 63 नंबर का, मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा क्यों प्रारंभ की थी? तो ये देखिए, विश्व भर में चांदी की कमी आ गई थी। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाता है 63 का। 64 का नंबर का प्रश्न देखिए, मोहम्मद तुगलक से पहले चीन में सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? तो किसने चलाई थी? कुबलाई खान ने चलाई थी। 65 नंबर में देखिए, फिरोज तुगलक ने फल उत्पादन में वृद्धि की थी। तो 65 नंबर में एक है 1200 बाग लगवाए थे इसने। और 66 नंबर में देखिए, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस शासनकाल में किया गया था? तो किस शासनकाल में किया गया था साहब? अलाउद्दीन के शासनकाल में किया गया था। 67 नंबर का प्रश्न देखिए, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हिसामुद्दीन जुनैदी द्वारा आकलित दिल्ली सल्तनत का कुल जमा क्या था? तो 67 नंबर में है 6 करोड़ 75 लाख। 6 करोड़ 75 लाख। 68 नंबर का प्रश्न देखिए, सल्तनतकालीन भूमि कर कहलाता था? तो सल्तनतकालीन भूमि कर है ये क्या कहलाता था? खम्स कहलाता था। खम्स कहलाता था। अब अपन बात करेंगे सल्तनतकालीन सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था है ये अपन देखेंगे। देखिए, सल्तनतकालीन सामाजिक व्यवस्था। पहला प्रश्न है, इब्राहिम सर्की के अधीन हुए सांस्कृतिक उन्नति के कारण किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट है 2 नंबर का प्रश्न, ग्रामीण मध्यस्थ चौधरी शब्द का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो कौन सी शताब्दी में हुआ था? 14वीं शताब्दी में हुआ था। 3 नंबर का प्रश्न, दिल्ली के सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय हो गई थी? तो किसकी हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, फिरोज तुगलक के काल में दासों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। तो देखिए, धर्म प्रचार की भावना के कारण है क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का प्रश्न, मध्यकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में सत्य कथन है, ये आपको देखना है। तो सत्य कथन है ये अपन देखेंगे। तो हिंदुओं में स्त्रियों की स्थिति सबसे पहले की तुलना में गिर गई थी। सही बात है। ये धनवान और सम्मानित व्यक्तियों में बहु प्रचलित विवाह प्रचलित थे। विधवाओं को पुनः विवाह का अधिकार न था। मुसलमान हिंदू स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे और वे उसका अपहरण करने के लिए सर्वदा तत्पर रहते थे। तो आपका जो प्रश्न है ये है उपयुक्त, सभी इसमें सही हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जला लेने के भयानक दृश्य का चित्रण किया है? तो ये है आपका इब्न बतूता ने। जो उलेमा 7 नंबर का प्रश्न, जो उलेमा धन एकत्र करने के बजाय फकीरी का जीवन व्यतीत करना अधिक पसंद करते हैं, वे उलेमा कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? उलेमा ए अखरत। 8 नंबर का प्रश्न, मध्यकाल में कुलीन वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? उमरा वर्ग के नाम से जाना जाता था। हिंदू समाज में द्वितीय वर्ग में किन लोगों का प्रभुत्व था? तो किन लोगों का प्रभुत्व था? उपयुक्त सभी का, संप्रदाय व संतों का, धर्म प्रचारों का, भिक्षुओं व सन्यासियों का। 10वें नंबर पे देखिए, हिंदू समाज में तीसरा जो वर्ग है मध्यम वर्ग में आते थे, ये कौन थे? तो कौन थे साहब? उपयुक्त सभी हैं। इसके अंदर कवि है, साहित्यकार है, लेखक, ज्योतिषी, दलाल, व्यापारी समुदाय, यानी उपयुक्त सभी हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, हिंदू समाज में चौथे वर्ग में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? साहूकार शामिल नहीं था। अब देखिए 12 नंबर का प्रश्न, हिंदू समाज के अंतिम निम्न वर्ग में कौन आते थे? उपयुक्त सभी आते थे। भूमिहीन, दरिद्र,
और दास वगैरह सब आते थे। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बैमनी परिवार के निजाम शाह की ओर से दक्कन का शासन सूत्र किसने संभाला था? तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये मखदूम ओ जहान ने संभाला था। अब 14 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, वह कौन सा प्रथम मध्यकालीन शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 15 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, मध्यकालीन भारत में समाज का सबसे अधिक सम्मानित वर्ग कौन सा था? तो कौन सा था? ये था विदेशी मुसलमान। 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय समाज का बहुसंख्यक वर्ग है, ये कौन सा था? ये है हिंदू। अब 17 नंबर का प्रश्न देखिए, अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? ये देखेंगे, आपका तीसरा नंबर का ऑप्शन इसमें होगा ख्वारिज़्म। नेक्स्ट है 18 नंबर का प्रश्न है, अल बरूनी द्वारा किताब उल हिंद किस भाषा में रचित है? तो किस भाषा में रचित है? किताब उल हिंद अरबी भाषा के अंदर रचित है। नेक्स्ट है 19 नंबर का प्रश्न, हिंदू शब्द का प्रचलन कब से माना जाता है? तो यह है 6ठी से 5वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में आपको रखना है। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रहेला तात्कालिक भारत के किस शताब्दी के लोगों के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर जानकारी उपलब्ध कराता है? तो 20 नंबर का जो है इसमें हो जाएगा आपका 14वीं शताब्दी की जानकारी उपलब्ध कराता है। किसने कहा है, अमीर तथा मालिकों ने खुले मैदान में बातचीत करना बंद कर दिया और वे विचार केवल इशारों द्वारा ही व्यक्त करते हैं? तो अबुल फजल है। नेक्स्ट है, जो मुसलमान भारत में आए वे भारत के ही होकर रह गए, उन्होंने भारत को अपना लिया, ये कथन किसका है? तो किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे धार्मिक व्यवस्था या धार्मिक अवस्था के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, उलेमाओं ने विभिन्न परिस्थितियों और देश में उपस्थित समस्याओं के समाधान के लिए कुरान व हदीस के आधार पर व्यवस्थाएं दी, इन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? शरीयत है, ये कहा जाता है। अब देखिए 2 नंबर का है, इस्लाम का राजनीतिक सिद्धांत 3 प्रमुख आधारों पर स्थापित था, निम्न में से कौन सा इसमें शामिल है? तो निम्न में से कौन सा शामिल है? उपयुक्त सभी, एक संप्रभु, एक धर्म, एक राष्ट्र। 3 नंबर का प्रश्न, सुल्तान का आदर्श लोगों को इस्लाम धर्म में परिणित करना था, सुल्तान दारुल हरब को किस में परिवर्तित करना चाहता था? तो 3 नंबर का प्रश्न है, दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था। 4था नंबर का प्रश्न, खलीफा मुस्लिम जगत का प्रधान होता था, मुस्लिम पैगंबर के बाद प्रारंभ 4 खलीफा हुए, जिनमें से कौन शामिल है? तो कौन शामिल है इसके अंदर? उपयुक्त सभी, यानी उस्मान, अबू बकर, अली। नेक्स्ट 5वें नंबर का प्रश्न, व्यवहारिक रूप से मुस्लिम शासक पूर्णतः स्वतंत्र थे और सार्वभौम सत्ता का उपयोग करते थे, किंतु सैद्धांतिक रूप से उन्हें खलीफा का प्रतिनिधि माना जाता था, उन्हें खलीफा द्वारा मान्यता प्रदान की जाती थी। ऐसे शासक हैं, ये कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे ऐसे शासक? ऐसे शासक कहलाते थे सुल्तान। अब देखिए 6ठे नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन सुल्तान को जिले इलाही की उपाधि है? ये दी गई थी, तो जिले इलाही की उपाधि है, ये किसे दी गई थी? बलबन को दी गई थी। 7वां नंबर का प्रश्न, किस सुल्तान ने अपने आप को यामीन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिनीन घोषित कर दिया गया था? तो किसे घोषित कर दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी को घोषित कर दिया गया था। 8वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक ने अपने शासनकाल के प्रथम 6 वर्षों में मिस्र के अब्बासी खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान पद की स्वीकृति एवं खिलत प्राप्त की थी और स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया था? तो ये जो है कौन सा सुल्तान है?
8वें नंबर का प्रश्न है फिरोज तुगलक। 9 नंबर का प्रश्न, सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल है, ये किसका है? तो लोदियों का काल है, ये अमीरों का स्वर्ण काल माना जाता है। 10 नंबर का प्रश्न, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है, ये क्या कहलाता था? जकात कहलाता था। 11 नंबर का प्रश्न, किस विद्वान ने लिखा है फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध और सिकंदर, और इसी क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रसर था? तो ये किसने लिखा है? साहब मजूमदार ने लिखा है, आरसी मजूमदार ने लिखा है। 12 नंबर का प्रश्न, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के बाद आता है, ये किसका कथन है? ये बलबन का कथन है। 13 नंबर का प्रश्न, शिया तथा सुन्नियों के बीच में सबसे गंभीर जातीय लड़ाई किसके समय हुई थी? तो किसके समय हुई थी? रजिया के समय हुई थी। 14 नंबर का प्रश्न, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसके समय में लगभग 2000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया इन्होंने और दिल्ली के मुगलपुर के अंदर आकर बस गए। तो किसके समय हुए थे? जलालुद्दीन खिलजी के समय हुए थे। जलालुद्दीन खिलजी के समय। अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न, इनमें से किन सुल्तानों की माँ जो है ये हिंदू थी? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए किस सुल्तान की माँ है ये हिंदू थी? तो किसकी थी? 15 में आपका जो है आपका हो जाएगा 2 व 4। तो 2 व 4 कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, एक तो नासिरुद्दीन खुसरो और गयासुद्दीन तुगलक है, इनकी माँ क्या थी? हिंदू थी। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं के विरोध के कारण उलेमाओं ने उसका क्या किया था साहब? विरोध किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी है नया धर्म चलाना चाहता था। 17 नंबर का प्रश्न, ईद ए जुमे की नमाज के समय दिया जाने वाला धार्मिक प्रवचन है, ये कहलाता था? तो क्या कहलाता था? खुतबा कहलाता था। 18 नंबर में देखिए, सल्तनत कालीन शब्दावली के आधार पर निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो 18 के अंदर जो है उपयुक्त सभी है। मसाहत भूमि की माप को कहते थे। वक्फ धार्मिक संस्थानों को दिया जाने वाला अनुदान। दारुल हर्ब काफिरों का देश, यानी उपयुक्त इसके अंदर सही है। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी इस्लामी विचारधारा मूर्ति पूजकों के लिए जजिया देने पर जिम्मी की तरह रहने की अनुमति देते थे? तो कौन है? हनफी या हनाफी। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर का प्रश्न, उलेमाओं के विरोध से परेशान होकर किस तुगलक शासक ने अब्बासी खलीफा से स्वीकृति पत्र प्रदान कर लिया? तो किसने प्रदान कर लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रदान कर लिया था। इसामी के अनुसार वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने होली व अन्य हिंदू त्योहारों में भाग लेता था? तो 21 नंबर का प्रश्न है, कौन भाग लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक भाग लेता था। 22 नंबर का प्रश्न, मुस्लिम विधि शरीयत की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? उलेमा को प्राप्त है। 23 नंबर का प्रश्न, मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ जो उनके लिए लाभकारी है समझता हूँ, मैं नहीं जानता कि वे शरीयत के द्वारा अनुमत हैं या नहीं हैं, ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अब 24 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में किसने लिखा था? हिंदुओं का दमन करने की उसकी नीति क्षणिक आवेश का परिणाम नहीं अपितु निश्चित विचारधारा का अंग थी। तो ये किसने कहा है? 24 नंबर का प्रश्न तो किसने कहा है? डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। इंडियन इस्लाम निम्न में से किसकी पुस्तक है? तो 25 नंबर का है, ये है टाइटस की पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर का प्रश्न, मध्यकालीन भारत में शासन धर्मतंत्रात्मक था, यह कथन निम्न में से किसका है? तो किसका है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा का है। 27 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, यह किस इतिहासकार द्वारा सिद्ध किया गया है कि मध्यकालीन भारत में शक्ति का स्रोत शरीयत था? तो ये किसने कहा है?
डॉक्टर AC बनर्जी। 28 नंबर का प्रश्न, सल्तनत काल में उलेमा वर्ग का प्रभुत्व किस वंश के शासन काल में अत्यधिक कम रहा? तो खिलजी वंश के समय कम रहा। सल्तनत काल में खलीफा की स्थिति क्या थी? तो सल्तनत काल में खलीफा की स्थिति नाम मात्र का क्या था? प्रधान था। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सल्तनत काल में सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार था, यदि वह न हो तो क्या हो जाएगा? अयोग्य समझा जाएगा। 31 नंबर में देखिए, सल्तनत युग में गद्दी एकमात्र निर्णायक शक्ति थी। निर्णायक शक्ति थी, क्या थी? तलवार। तलवार के बल पर ही क्या किया जा सकता था? इसकी रक्षा की जा सकती थी। जिम्मी निम्न में से कौन थे? तो जिम्मी निम्न में से कौन थे? गैर जो मुस्लिम थे उन्हें क्या कहा जाता था? जिम्मी कहा जाता था। अब आगे देखिए, संगीत। संगीत के संदर्भ में अपन बात करेंगे। संगीत देखेंगे आप। संगीत है, पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन संगीत परंपरा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अब देखिए आप, भारतीय संगीत में कव्वाली गायन का प्रचलन किसने किया था? तो किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अब तीसरे नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आप, किस मुस्लिम व्यक्ति द्वारा भारतीय संगीत पर प्रथम रचना है? तो किसके द्वारा पहली रचना लिखी गई है? तो ये है गुलियान उल मुनियास। अब देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न, तुर्क अपने साथ कौन से वाद्य यंत्र लाए? तो कौन से वाद्य यंत्र लाए? रबाब और सारंगी लेकर के आए। 5वें नंबर का प्रश्न, उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत की प्रशंसा की है? तो क्या है? नूहे सिपेहर। 6ठे नंबर का प्रश्न है, संगीत की दृष्टि से कौन सी शताब्दी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण काल था? तो कौन सा था? 14वीं शताब्दी सबसे महत्वपूर्ण काल था। 7वां प्रश्न है, सल्तनत काल में उस शासक का नाम बताइए जिसने दक्षिण भारत के तत्कालिक महान संगीतज्ञ गोपाल नायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 8वें नंबर का प्रश्न, सल्तनत काल में उस शासक का नाम बताइए जिसके दरबार में 1200 गायक थे? तो कौन है ये? मोहम्मद तुगलक। अपन देखेंगे 9वें नंबर का प्रश्न है, तिलकत साजगिरी सरपदा का संबंध किससे है? तो किससे है? राग से है। अब देखिए 10वें नंबर का प्रश्न, जौनपुर के उस शासक का नाम बताइए जिसे महान संगीतज्ञ होने व ख्याल गायकी नामक नवीन शैली के आविष्कारक के कारण नायक की उपाधि दी गई है? तो किसे दी गई है साहब? हुसैन शाह सरकी को दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, ये किसका है? तो सत्य कथन है ये आपको देखना है, सत्य कथन आपको छांटना है इसके अंदर, तो उपयुक्त सभी है सत्य कथन। एक बार 11 नंबर का प्रश्न मैं देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। देखिए, हुसैन शाह सरकी ने हुसैनी या जौनपुरी राग बनाई जो अधिक प्रसिद्ध थी। जंगुला या जंगला नाम से प्रसिद्ध एक अरबी तान हुसैन ने बनाई थी, तो ये सही है। इसके बाद में बिहार में चिंतामणि एक महान संगीतज्ञ था जिसे बिहारी बुलबुल कहते हैं, सही है, बिहारी बुलबुल की उपाधि थी। ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबारी संगीत विद्वानों ने भारतीय संगीत कला को ध्रुपद राग प्रदान किया और मानसिंह स्वयं जो थे ये भी मान कोतूहल नामक ग्रंथ के रचयिता थे। तो यानी ये सारे जो ऑप्शन हैं आपके सही हैं। अब देखिए 12 नंबर का प्रश्न, हिंदी गीत संग्रह किताब ए नवरस किसकी रचना थी? तो ये किसकी रचना थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की रचना थी। अब देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचयिता, संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचयिता है सारंग देव। 14 नंबर में देखिए, राग तरंगिणी ग्रंथ का रचयिता है, तो राग तरंगिणी ग्रंथ का जो रचयिता है ये कौन है? लोकन है। अब देखिए मध्यकालीन चित्रकला के बारे में अपन बात करेंगे। मध्यकालीन
चित्रकला। देखिए भी कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है आपका, सबसे पहले व्यक्ति का नाम बताए जिसने 1447 में जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल में सल्तनत कालीन चित्रों के अस्तित्व को स्वीकार किया था। तो किसने स्वीकार किया? हरमन गोटज ने। 2 नंबर का प्रश्न है, सल्तनत काल में चित्रकला के प्रचलन का सबसे प्रारंभिक उल्लेख गजनीवियों का इतिहास से मिलता है। इस ग्रंथ की रचना है, ये किसने की थी? तो इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? बेहाकी ने करी थी। 3 नंबर का प्रश्न, सल्तनत युग का प्रारंभिक चित्रांकन अमीर खुसरो देहलवी की किस पांडुलिपि में मिलता है? तो किस में मिलता है? खमसा में मिलता है। अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न, नूह सिपेहर संगीत पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? तो किस विद्वान से है? मीर खुसरो से है। 5 नंबर का प्रश्न, सल्तनत कालीन चित्रकला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसंग की पुस्तक तारीख फिरोजशाही में मिलता है। तो आपका इसके अंदर सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 5 नंबर में शम्स ए सिराज हफीफ। 6 नंबर का प्रश्न, जैन लघु चित्र कला शैली का एक केंद्र बिंदु था। तो कौन सा केंद्र बिंदु था? मांडू। 7वें नंबर का प्रश्न, सल्तनत कालीन चित्रकला के संदर्भ में फिरोज तुगलक द्वारा अपनाए गए निषेधात्मक उपायों की चर्चा करते हुए यह किसने कहा है? सुल्तानों में यह रिवाज है कि वे अपने आराम गृहों को आकृति मूलक चित्रों की दीर्घाओं से सुसज्जित किया। तो ये प्रश्न जो है इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपकी 8वें नंबर का प्रश्न, सल्तनत काल के दौरान किस प्रांत के सुल्तान ने चित्रकला को संरक्षण नहीं दिया था? तो किसने नहीं दिया था? पटना के सुल्तान ने। 9 नंबर का प्रश्न है, नियामतनामा किस प्रांत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोचक पांडुलिपि है? तो है आपका मांडू की है यह पांडुलिपि, मांडू प्रदेश की। अब देखेंगे आपका है, तो देखिए 10वें नंबर का प्रश्न है, इल्तुतमिश के समय चीनी चित्रकार दिल्ली आए थे। इसकी पुष्टि निम्न में से किस कृति के द्वारा होती है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा इसामी की फतुह उस सलातीन से होती है। अब देखिए अपन बात करेंगे साहित्य के संदर्भ में। मध्यकालीन साहित्य है, तो साहित्य में देखिए भी कौन कौन से अच्छे प्रश्न बनते हैं। साहित्य, पहला प्रश्न, उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। 2 नंबर का प्रश्न, चंदायन की रचना किसने की थी? तो चंदायन की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। 3 नंबर का प्रश्न, बांग्ला साहित्य की प्रथम रचना है तो कौन सी है? चरिय पद है यह है। 4 नंबर का प्रश्न, गुजराती साहित्य की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है तो कौन सी मानी जाती है? कानड़ दे प्रथम मानी जाती है। अब देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न, कौन से मुस्लिम हमलावर के साथ अल बरूनी भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 6 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान के निम्नलिखित साहित्य स्रोतों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें 6 नंबर में आ जाएगा आपका एक का जो हो जाएगा पृथ्वीराज विजय, ये चंद्रबरदाई की लिखी हुई नहीं है। 7वें नंबर का प्रश्न, पद्मिनी की कथा का वर्णन किया है तो किसने किया है? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। 8 नंबर का प्रश्न, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। 9 नंबर का प्रश्न, वास्तव में दिल्ली को देवगिरी में जीता गया था किस यह कथन किस लेखक का है? तो 9वें नंबर का क्वेश्चन है डॉक्टर एस राय। 10वें नंबर का प्रश्न है, तारीख मुबारक शाही का लेखक याया
सरहिंदी जो है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो किसके शासनकाल में था? सैयद जो वंश है इनके शासनकाल में था, सैयदों के शासनकाल में। 11 नंबर का प्रश्न, इनमें से किन दो दिल्ली सल्तनत इतिहासकारों के नाम तारीख ए फिरोजशाही था? तो देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न है, ये है जियाउद्दीन बर्नी। 12 नंबर का प्रश्न, सॉरी एक प्रश्न देखिए एक बार, 11 नंबर का प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। इनमें से किन दो दिल्ली सल्तनत इतिहासकारों के काम का नाम तारीख ए फिरोजशाही था? यानी कौन से दो इतिहासकार हैं जिनकी किताब के नाम एक ही हैं, तारीख ए फिरोजशाही? तो 11 नंबर में आपका 2 नंबर का ऑप्शन है, यह सही हो जाता है, 2 व 3। तो 2 व 3 पे देख लेते हैं, एक तो है जियाउद्दीन बर्नी और एक है शमसे शिराज हफीफ। 12 नंबर का प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो आपका है अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए 13 नंबर का प्रश्न, तुगलक वंश के उस सुल्तान का नाम बताइए जो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य था? तो कौन सा है इसके अंदर? आपका 13 नंबर का प्रश्न, और 13 नंबर के प्रश्न में कौन है? मोहम्मद तुगलक। 14 नंबर का प्रश्न, उस शासक का नाम बताइए जो गुलरुखी के नाम से क्या करता था? कविताएं करता था। तो सिकंदर लोदी। 15 नंबर का प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर प्रकरण का वृतांत निम्न में से कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो उपयुक्त सभी में मिलता है, आईने अकबरी, पृथ्वीराज रासो, सुरजन चरित्र। 16 नंबर में देखिए, महमूद गजनी के दरबारी कवि तथा शाहनामा के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? फिरदौसी। 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में यह कथन किसका है? हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके जैसा देश कोई नहीं है और उसके रस जैसा कोई रस नहीं और उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं है। तो ये कथन है, ये किसका है? तो आपका 22 नंबर का प्रश्न है, किसका कथन हो जाएगा? सॉरी 17 नंबर का प्रश्न है, उसमें ऑप्शन ऊपर चले गए तो एक बार अपन ऑप्शन देख लेते हैं। तो 17 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन है अल-बरूनी, अल-बरूनी ने कहा था। तहकीकात हिंद की पुस्तक का रचयिता कौन है? तो कौन है? अल-बरूनी। 19 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने कर दिया था। 20 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित सही कथन है, ये आपको देखने हैं 20 नंबर में। तो सही कथन है ये आपका जो है, ये देखिए, मलफूजात तैमूरी, तैमूर लंग की आत्मकथा है जो तैमूर ने तुर्की भाषा में लिखवाई थी, और जफरनामा तैमूर लंग की जीवनी है जिसकी रचना सिराजुद्दीन अली यजीद ने की थी। तो यानी दोनों प्रश्न क्या हैं? उपरोक्त सभी सही है। 21 नंबर में देखिए, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा, इन 8 में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है? मोहम्मद बिन तुगलक इनमें 8 में शामिल नहीं है। 24 नंबर का प्रश्न, खजानुल फुतूह के रचनाकार हैं, ये कौन है? तो कौन है साहब? अमीर खुसरो हैं। 23 नंबर का प्रश्न, फारसी भाषा में कविता लिखने के कारण कौन भारत का सादी कहलाता है? तो भारत का सादी है, ये कौन कहलाता है? अमीर हसन देलवी, अमीर हसन देलवी कहलाता है। 24 नंबर का प्रश्न, सत्य कथन देखना है सल्तनत कालीन शिक्षा के संदर्भ में। उच्च शिक्षा के लिए मदरसा तथा प्रारंभिक शिक्षा के लिए मकतब होते थे। बिल्कुल ठीक है, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के अंदर एक मदरसा स्थापित करवाया था, मदरसा मुइजी। ठीक बात है। इल्तुतमिश ने इनमें सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की स्मृति में मदरसा नासिरी का निर्माण करवाया था। उपरोक्त सभी के सभी कथन सही हैं। 25 का प्रश्न देखिए, सल्तनत युग में किस शासक का काम शिक्षा के क्षेत्र में चरम काल पर था? तो किसका काम था? फिरोज तुगलक का काल था। अब देखिए 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सिकंदर लोदी ने निम्न में से किस स्थान पर मदरसे की स्थापना नहीं की? तो पटना में
नहीं की थी। 27 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में उस स्थान का नाम बताइए जो सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो 27 नंबर का प्रश्न, 27 नंबर में आपका हो जाएगा जौनपुर, पहले भी आ गया प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में राजभाषा का दर्जा है, ये किसे था? तो 28 नंबर में 2 है, फारसी को था। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? तो कौन था? अमीर खुसरो था। देखिए एक बार, सॉरी अमीर खुसरो नहीं था, इसके अंदर बर्नी है, ये आएगा। कौन आएगा? बर्नी आएगा 29 के अंदर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 29 नंबर के क्वेश्चन में सही ऑप्शन है आपका यही है, अमीर खुसरो ही है, अमीर खुसरो ही है भाई। 30 नंबर में देखिए, अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में भारत की जलवायु, यहाँ के पुष्पों, विज्ञान आदि का वर्णन किया तथा भारत को स्वर्ग का उद्यान कहा? तो 30 नंबर में आपका हो जाएगा नूहे सिपेहर। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बरनी से संबंधित नहीं है? तो कौन सी रचना संबंधित नहीं है? तुति नामा संबंधित नहीं है। 32 नंबर का प्रश्न है, तो देखिए उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने चिंतामणि भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में रचित सुख संतति का तुति नामा नाम से फारसी में अनुवाद किया था। तो 32 नंबर का प्रश्न हो जाएगा शेख जियाउद्दीन नक्शबी। 33 नंबर का प्रश्न, सल्तनत काल में तारीख फिरोजशाही नामक ग्रंथ की रचना है, ये किसने की थी? तो किसने की थी साहब? बर्नी ने की थी। 34 नंबर का प्रश्न ये है, एन उल मुल्की और मुनसान ए महरूह ग्रंथों की रचना है, ये किसने की थी? तो एन उल मुल्क मुल्तानी ने की थी। 35 नंबर का प्रश्न, तारीख मुबारक शाही ग्रंथ की रचना है, ये किसने की थी? तो किसने की थी भी? तारीख मुबारक शाही की रचना है, ये करता है कौन? या अहमद बिन सरहिंदी। 36 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए लोधी काल में सबसे प्रसिद्ध कवि का नाम बताए जिसने शियार उल आफरीन और महरूमाह नामक ग्रंथों की क्या की थी? रचना की थी। तो शेख जमालुद्दीन के द्वारा की गई थी। 37 नंबर का प्रश्न देखिए, उर्दू गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? मोहम्मद गेशु दराज को माना जाता है। 38 नंबर का प्रश्न, उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने उर्दू को बीजापुर की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? तो कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अब देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप 39 नंबर के प्रश्न में देखेंगे, किस सन में सरकुद्दीन यजदी द्वारा लिखित जफरनामा में हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1424 से 25। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर का प्रश्न, कबीर की वाणी का संग्रह उसके शिष्य धर्मदास द्वारा बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग हैं, निम्न में से कौन सा भाग इसमें शामिल नहीं है? तो 40 का प्रश्न है कैया इसके अंदर शामिल नहीं है। 41 नंबर का प्रश्न, निम्न ग्रंथों में से किस ग्रंथ का संबंध मलिक मोहम्मद यजदी से नहीं है? तो इसमें है जामवती कल्याण। 42 नंबर का प्रश्न है, 1613 में चित्रावली नामक प्रेम काव्य का रचयिता इनमें से कौन है? तो 42 नंबर में कौन है? उस्मान है। अब देखिए 43 नंबर का प्रश्न, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में प्रमुख रूप से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो किस भाषा का प्रयोग किया है? ये क्या है साहब? अवधी भाषा का प्रयोग किया है। 44 में देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध सूरदास से नहीं है? तो सूरदास से नहीं है, तो ये है दुर्गा भक्ति तरंगिणी। अब देखिए 45 नंबर में, तो 45 नंबर में देखिए, राग सोरठा नामक ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की थी? तो किसने की थी साहब? मीराबाई ने की थी। अब देखिए 46 नंबर में सत्य कथन आपको देखना है। तो 46 नंबर का प्रश्न सत्य कथन है, प्रेम वाटिका तथा सुजान रस खान की रचना सही है। सुंदर श्रृंगार सियासन बत्तीसी 12 मासा सुंदरदास की रचना है। जगनक में आला खंड लिखा है। तो ये उपरोक्त क्या है साहब?
सही है। 47 नंबर का प्रश्न देखिए, दुर्गा भक्ति तरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विद्यापति ने की थी। 48 नंबर का प्रश्न देखिए, वाल्मीकि की संस्कृत रामायण का बंगाली काव्य रूपांतरण किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? ये कृतवास ने प्रस्तुत किया था। 49 का प्रश्न देखिए, मालधर वसु ने वैष्णव ग्रंथ भागवत पुराण का रूपांतरण 15वीं सदी के अंत में बंगाली भाषा में किया गया, यह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये है आपका श्री कृष्ण विजय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए 50 नंबर का प्रश्न, असमी भाषा की प्रथम कवित्री कौन थी? तो असमी भाषा की प्रथम कवित्री हेम सरस्वती थी। अब देखिए 51 नंबर का प्रश्न, शंकर देव द्वारा रचित उस कृति का नाम बताइए जिसमें असमी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। तो ये कीर्तन घोष। अब 52 नंबर का प्रश्न ये देखिए, निम्न में से मराठी साहित्य का जनक है, ये किसे माना जाता है? ज्ञानेश्वर को माना जाता है। अब देखिए 53 नंबर का प्रश्न, कल्लण रचित राज तरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास है, यह किस सदी की पुस्तक है? तो किस सदी की पुस्तक है? ये 12वीं सदी की पुस्तक है। मिनहाज सिराज कौन था? तो मिनहाज सिराज जो था ये फारसी इतिहासकार था। आगे देखिए, आगे अपन बात करेंगे सल्तनत कालीन वास्तुकला। सल्तनत कालीन वास्तुकला है, इसमें अपन देखेंगे क्या क्या प्रश्न रहेंगे वास्तुकला में। तो वास्तुकला देखिए, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता है, ये माना जाता है इल्तुतमिश को। 2 नंबर का प्रश्न देखिए, सल्तनत कालीन उस मकबरे का नाम बताइए जो लाल गुंबद के नाम से प्रसिद्ध है। तो लाल गुंबद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा। और 3 नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक द्वारा निर्मित सतपुल नामक 2 मंजिला पुल है, ये कहाँ पर निर्मित करवाया गया था? तो दिल्ली के अंदर निर्मित करवाया गया था। अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न, अदीना मस्जिद किसने बनाई थी? तो अदीना मस्जिद है, ये किसने बनाई थी? सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद बनाई थी। 5 नंबर का प्रश्न देखिए, हैदराबाद में विश्व प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण है, ये किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने करवाया। अब देखिए 6ठे नंबर का प्रश्न है, स्थापत्य कला के प्रति ऐबक का लगाव स्पष्ट होता है, तो किससे स्पष्ट होता है? ये स्पष्ट होता है उपयुक्त सभी से, यानी अडायदीन का झोपड़ा है, और आपका और कौन सा है? कुतुब मीनार का निर्माण है, कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण है। तो उपयुक्त सभी इसके अंदर ऑप्शन में आ जाएगा। 7वां नंबर देखिए, किस सूफी संत के नाम कुतुब मीनार का नामकरण किया गया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर किया गया था। निम्नलिखित में से 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है? तो किसकी प्रशंसा में पाई गई है? ये है आपका बलवन। 9 नंबर का प्रश्न, गयासुद्दीन का मकबरा किस निर्माण शैली का परिचायक है? तो किस निर्माण शैली का परिचायक है? हिंदू मुस्लिम शैली का परिचायक है। 10 नंबर में देखिए, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले बीती मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। तो किसका प्रयोग किया गया था? तो ये देखेंगे इल्तुतमिश के मकबरे में। 11 नंबर का प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? तो किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? उपरोक्त सभी है, लाल पत्थर, सफेद पत्थर और संगमरमर। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, फिरोज तुगलक का मुख्य शिल्पकार कौन था? तो देखिए फिरोज तुगलक का मुख्य शिल्पकार पूछ रखा है, तो ये है मलिक गाजी शाहाना। मलिक गाजी शाहाना। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, वह तर्क शासक जिसने हिंदी के शीरी गांव में शीरी दुर्ग नामक एक किला बसाया था, तो कौन सा है साहब? ये है अलाउद्दीन खिलजी। 14 नंबर का प्रश्न, किस काल में अष्टभुजीय मकबरों का उदय हुआ? तो किसमें हुआ है? तुगलक काल में। 15 नंबर का प्रश्न, तुर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है?
जौनपुर को कहा जाता है। 16 नंबर का प्रश्न, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? खानदेश को कहा जाता है। अब 17 नंबर का प्रश्न, इब्राहिम शाह सर्की के काल में जौनपुर शैली में निर्मित अटाला मस्जिद का निर्माण कब करवाया गया था? तो कब करवाया गया था? आपका 1408 के अंदर करवाया गया था। अब देखिए 18 नंबर का प्रश्न, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा गया, इसके द्वारा निर्मित था, किसके द्वारा निर्मित था साहब? ये निर्मित था राणा कुंभा के द्वारा। 19 नंबर का प्रश्न, अनुप्रस्थ चौड़ा निर्माण निम्नलिखित में से है, ये है वास्तुकला की श्रेणी। 20 नंबर का प्रश्न, ईंटों से बनी अतिया मस्जिद निम्नलिखित में से कहाँ है? तो अतिया मस्जिद कहाँ पर है? ये है आपका बांग्लादेश के अंदर। अब देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश मकबरों का युग था? तो लोधी वंश। 22 नंबर का प्रश्न, आगरा शहर का संस्थापक कौन है? तो सिकंदर लोधी है। कौन है साहब? सिकंदर लोधी है। 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर के प्रश्न में अपन बात के, फिरोज शाह कोटला फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद नामक नगरों का संस्थापक कौन था? तो कौन था? फिरोज तुगलक था। अब देखिए 24 नंबर का प्रश्न, कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो कौन लाया था? फिरोज तुगलक लाया था। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता है? तो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता क्या है? डलवा दीवारें हैं। अब देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को क्या नाम से जाना जाता है? तो अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मेरठ तथा टोपरा स्थित अशोक के स्तंभों को लाया था? तो कौन लाया था? फिरोज तुगलक लेकर के आया था। अब देखिए 28 नंबर का प्रश्न, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने नष्ट कर दिया था? तो किसने नष्ट कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने नष्ट कर दिया था। 29 नंबर का प्रश्न है, सल्तनत काल में निर्मित प्रथम मस्जिद का नाम बताइए। तो क्या नाम है? कुव्वत उल इस्लाम। अब देखिए 30 नंबर का प्रश्न, बेटर क्या है? तो बेटर है, ये पूछ रखा है। तो बेटर है क्या साहब? झुकावदार दीवारें जिसमें भवन को मजबूती से दृढ़ता मिलती थी, जिसे बेटर कहते हैं। 31 नंबर का प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस वंश की स्थापत्य शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता डलवा दीवारें हैं, जिन्हें सलामी पद्धति भी कहा जाता है? तो किसकी है साहब? ये तुगलक वंश की है। 32 नंबर का प्रश्न, कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है मूलतः कितने मीटर थी? तो 32 नंबर में है 74.4 मीटर थी। 33 नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें से किस सुल्तान ने अपने दरवाजे पर सबसे पहले आम लोगों की फरियाद की घंटी लगवाई थी? तो किसने लगवाई थी? इल्तुतमिश ने। 34 नंबर का प्रश्न ये देखिए, सत्य कथन देखना है। तो पहला कथन है, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को हिंदी इस्लामी शैली के नाम से भी जाना जाता था। इस शैली की प्रमुख विशेषता मेहराब तथा गुंबदों का प्रयोग था। सही है। हिंदू इस्लामी शैली में भारतीय क्षैतिज शैली व इस्लामी मेहराब धरनी भी थी। बिल्कुल मिश्रण है इसका। गारे के रूप में चूने एवं सुर्खी का प्रयोग हुआ था और सजावटी अलंकरण है, यानी उपयुक्त सभी है। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सल्तनत कालीन स्थापत्य शैली में सजावट की मिश्रण पद्धति को क्या कहा जाता है? तो मिश्रण पद्धति को क्या कहा जाता है? अरेबेस्क कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 36 नंबर का प्रश्न, स्थापत्य कला की मामलुक शैली अन्य नाम से जानी जाती है। तो अन्य नाम है इसका क्या है? प्रयोगात्मक एवं कामचलाऊ। 37 नंबर का प्रश्न, सल्तनत काल में उस मस्जिद का नाम बताएं। 37 नंबर का प्रश्न, उस मस्जिद का नाम बताएं जो हिंदू मुस्लिम शैली का प्रथम भवन है। तो ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। 38 नंबर का प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया और इसको पूरा किसने किया था? तो 38 नंबर का प्रश्न है, इल्तुतमिश ने पूरा किया था।
39 नंबर का प्रश्न है, 2.5 दिन के झोपड़े में स्थित ये देखिए झोपड़े का निर्माण किस भवन की निर्माण पद्धति पर किया गया है? तो 39 नंबर का आपका प्रश्न है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माण प्रणाली पर किया गया है। 40 नंबर का प्रश्न है, सुल्तान गढ़ी का शाब्दिक अर्थ है? तो सुल्तान गढ़ी का शाब्दिक अर्थ है गुफा का सुल्तान। 41 नंबर का प्रश्न, शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का पहला मकबरा है, ये किसका है? तो आपका है बलबन का मकबरा। 42 नंबर का प्रश्न, शाह हमदान मस्जिद निम्न में से कहाँ स्थित है? तो शाह हमदान मस्जिद है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखिए आगे आपका 43 नंबर का प्रश्न, 43 नंबर का प्रश्न देखिए, इस्लामी वास्तुकला का रत्न है, ये किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजे को कहा जाता है। 44 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, भारत में सच्चे गुंबद वाला प्राचीन अवशिष्ट है, ये कौन सा है? तो 44 नंबर में है अलाई दरवाजा। 45 नंबर का प्रश्न देखिए, जमियत खाना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो 45 नंबर में है दिल्ली के अंदर स्थित है। अब देखिए 46 नंबर का प्रश्न, हौज अलाई जो हौज खास के नाम से प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो 46 नंबर में आपका है कहाँ पर है? दिल्ली में। 47 नंबर का प्रश्न, मुबारक शाह खिलजी द्वारा निर्मित उषा मस्जिद राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? बयाने के अंदर स्थित है। 48 नंबर का प्रश्न, सल्तनत काल में सर्वाधिक भवन निर्माण कार्य किस वंश के समय हुआ? तो किस वंश के समय हुआ है? तो इसके अंदर है तुगलक। 49 नंबर का प्रश्न, ये देखिए, तृतीय दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध तुगलकाबाद की स्थापना किस तुगल वंशीय शासक ने करवाई थी? तो यह है गयासुद्दीन तुगलक। 50 नंबर का प्रश्न, दिल्ली में स्थित आदिलाबाद किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। अब देखिए, फिरोज शाह फिरोजाबाद नामक 5वीं दिल्ली का निर्माण है, ये किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने करवाया था। 52 नंबर का प्रश्न, भारत की उस प्रथम मुस्लिम स्मारक का नाम बताइए जो योजना में अष्टभुजीय है। तो 52 नंबर का प्रश्न है, ये है खाने जहां तेलंगानी। 53 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, काली मस्जिद दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1380 में किसने करवाया था? तो 53 नंबर में है जोना शाह ने करवाया था। 54 नंबर में देखिए, सल्तनत काल में अष्टभुजाकार मकबरों की शुरुआत 1368-69 में दिल्ली में निर्मित खाने जहां तेलंगाना के मकबरे से मानी जाती है। निम्न में से अष्टभुजीय मकबरे का उदाहरण नहीं है। तो अष्टभुजीय मकबरे का उदाहरण कौन सा नहीं है? इल्तुतमिश का मकबरा। 55 नंबर का प्रश्न है, अष्टभुजीय मकबरे का नाम बताइए जिसके निर्माण में भारत में पहली बार दोहरी गुंबद का प्रयोग